स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी मंथ के टॉप 100 मंथली करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला न्यूज आर्टिकल है वो यूपीआई सिस्टम से संबंधित है और ये यूपीआई सिस्टम जो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई है, यह न सिर्फ अपने देश में बल्कि पड़ोसी देशों के साथ साथ बताया जा रहा है कि पूरे विश्व में इसका प्रसार हो चुका है। और यूरोप का भी पहला देश फ्रांस बन गया है जो इस यूपीआई सिस्टम को लागू किया है। तो इसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय यूपीआई सिस्टम को लागू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो ये फ्रांस हो जाएगा। देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और यूपीआई अपनाने वाले अन्य देश कौन कौन से हैं, तो ये है श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस और अन्य भी कई सारे देश हैं जो भारत के यूपीआई सिस्टम को लागू किया है। तो ये न्यूज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज आर्टिकल है वो बहुत ही वीवीआई है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछने को मिलेंगे और यह जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो भारत रत्न से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 में भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है और वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस न्यूज आर्टिकल में हम लोग भारत रत्न से सम्मानित 5 व्यक्तियों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में 2 वीडियो लेक्चर को शामिल किया है। एक तो हमने भारत रत्न के बेसिक्स के बारे में किया कि किन्हें प्रदान किया जाता है और उन्हें जिन्हें प्रदान किया उन्हें क्या सम्मान मिलता है, इसके बारे में अर्थात इसके बेसिक्स को। और इसके अलावा एक और वीडियो बनाया गया है जो वर्ष 2024 में 5 व्यक्ति को दिया गया। इन 5 व्यक्तियों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जाकर डिस्कस किए हैं। यदि आप उस वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में देख लीजिएगा और हम उस वीडियो के लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस न्यूज आर्टिकल्स को। ये 5 व्यक्ति कौन कौन है इसके बारे में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि 49वें भारत रत्न जो हैं ये श्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं और इनका बिहार से संबंधित है। तो इसलिए बीपीएससी या बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश का 49वां भारत रत्न किसे दिया गया, तो श्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। साथ ही 50वां भारत रत्न सम्मान किन्हें दिया गया है, तो ये श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। 51वें भारत रत्न दिया गया श्री पीवी नरसिम्हा राव को। जो 52वां दिया गया है वो है श्री चौधरी चरण सिंह और 53वां जो है हमारा वो है श्री एम.एस. स्वामीनाथन जो एक वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल जो हो गया है 49th बिहार से संबंधित इसलिए पूछा जाएगा और कुल जो भारत रत्न अब तक जो दे दिए गए हैं तो ये हो गया 53। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 तक अब तक कितने भारत रत्न दिए गए हैं, तो 53 भारत रत्न दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित। वर्ष 2023 में 2 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है और ये 2 खिलाड़ी कौन से हैं और किस खेल से संबंधित है, इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है चिराग शेट्टी जो बैडमिंटन से संबंधित है और दूसरे हैं सात्विक साईराज, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकता है या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट खेल रत्न में कई पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, उसमें से एक होता है अर्जुन पुरस्कार। देख लेते हैं अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, तो कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 26 खिलाड़ियों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से संबंधित है। आप सभी को पता होगा वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, इसके लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो एक है घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है, तो वो घुड़सवारी से संबंधित है और घुड़सवारी के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार पाने वाले भारत की पहली महिला बन गई है। दोस्तों खेल रत्न के बारे में भी हमारे यूट्यूब चैनल में डिटेल्स में डिस्कस कर दिया गया। आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 66 ग्रैमी पुरस्कार। दोस्तों यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ
सेक्शनल इम्पॉर्टेंट्स अवार्ड, इम्पॉर्टेंट इंडेक्स, सभी तरीके के करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से एक बार ज़रूर जुड़ें, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोज़ को देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर और लाइक्स कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 66 ग्रैमी पुरस्कार। बताया जा रहा है कि वर्ष 2005 में भारत के 5 गायकों को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 5 गायक कौन कौन हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला है शंकर महादेवन, ये गायक हैं। दूसरा है जाकिर हुसैन, इन्हें तबला वादक हैं ये। थर्ड है गणेश राजगोपालन, वायलिन के लिए इन्हें दिया गया है। चौथा है सेल्वा गणेश विनायक राम, तबला से संबंधित है। और पाँचवें है राकेश चौरसिया, जो बांसुरी वादक है। देख लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। और तो पूछा जा सकता है कि ये बहुत ही VVI है कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब किसे दिया गया है, तो शक्ति को दिया है। और किस एल्बम के लिए दिया है, तो दिस मोमेंट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्रैमी अवार्ड ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो अबेंडेंस इन माइलेट्स। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2024 का वर्ष जो था, वर्ष 2023 का जो वर्ष था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और उसी के आधार पे जब प्रधानमंत्री मोदी जी और फाल्गुनी शाह के द्वारा एक गीत लिखा गया था अबेंडेंस इन मिलेट्स, इसी को ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ग्रैमी अवार्ड जो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया ये है मिडनाइट्स, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल कि हैदराबाद की एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है मारुत ड्रोन, ये भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन विकसित किया। तब से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन किसने विकसित किया है, तो मारुत ड्रोन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा वन लाइनर, एक इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित सम्मेलन में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है, तो डॉक्टर बीना मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2024 के लिए जो थीम है वो है आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण, अर्थात वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। और भारत में आप सभी को पता होगा कि आर्द्रभूमि रामसर के तहत जो स्थल है उसकी संख्या 75 से बढ़कर 80 हो गई। इसके बारे में भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व कैंसर दिवस। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। और वर्ष 2024 के लिए जो थीम है ये है हमारा क्लोज द केयर गैप। और ये थीम है 2022-23-2024 के लिए। नेक्स्ट है हमारा बिजली रिपोर्ट 2024। जितने भी इंडेक्स या रिपोर्ट आता है उसका जारीकर्ता कौन है, कम से कम आपको ये जरूर जान लेना होगा कि इसके जारीकर्ता कौन है। तो बिजली 2024 रिपोर्ट के जारीकर्ता अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसे जारी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में जो बिजली की मांग है वो बढ़ी है और 2026 तक ये 6.5% के इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो कोयला है। यानी भारत जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है 68% जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो है कोयला से होती है। और वर्ष 2030 तक जो है भारत 40% जो है ऊर्जा की प्राप्ति किससे करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा से। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इमर्ज 2024 पूछा जा सकता है कि इमर्ज 2024 चर्चा में था, यह क्या है। तो बताया जा रहा है कि भारत का पहला बीच साइड समुद्री तटीय स्टार्टअप है जिसका आयोजन कर्नाटक के मंगलूर में किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है इमर्ज 2024, तो भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024। दोस्तों ये न्यूज़ को हम लोग डिटेल्स में आगे कवर करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी लिखा गया है एक जगह और, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही इससे रिलेटेड MCQ को भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर अप किया गया है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। तो वर्ष 2023 के लिए जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो वर्ष 2023 के लिए 2 व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये है श्री राम भद्राचार्य जो संस्कृत के लिए उन्हें दिया गया है और दूसरे हैं गुलजार, ये उर्दू के शायर हैं। इनके लिए इन 2 व्यक्ति को 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है
चंडीगढ़ में। और इसकी जो महोत्सव की शुरुआत हुई है वो रूस के नोवोसिर्स्क क्षेत्रीय कठपुतली थिएटर जिसका नाम है पेजुस्का शो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्पाई सैटेलाइट जो निजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, निजी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो कौन है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत भारत के द्वारा ही किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें बहुत ही बड़े अग्रणी भूमिका में थे। तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है अभी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और वर्तमान में 99 सदस्य संख्या हो गए और 99वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल कौन हुआ है? तो स्पेन हुआ है और उससे पहले जो है माल्टा इसमें बना था सदस्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ISA का 99वां मेंबर कौन सा है? अगर 100 जब तक एग्जाम है अगर 100 पूछ हो जाए तो पूछा जा सकता है 100वां कौन है, लेकिन फिलहाल अभी 99 हुए तब से पूछा जा सकता है कि 99 जो सदस्य है ISA का वो कौन है? तो ये स्पेन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है कि सऊदी अरब अर्थात मिडिल ईस्ट एशिया का जो है पहला लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट एशिया में पहला लग्जरी ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया और इस ट्रेन का क्या नाम है? ड्रीम ऑफ द डिजर्ट। इस पॉइंट को आप याद रखेगा। पूछा जा सकता है कि ड्रीम ऑफ द डिजर्ट क्या है? तो ये सऊदी अरब अर्थात मिडिल ईस्ट एशिया का पहला लग्जरी ट्रेन है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पुराण प्रणाली। ये पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि के टाइपिंग अनुभव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेट लेवल का करंट अफेयर से पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर आधारित आपातकालीन चिकित्सा सेवा जिसका नाम संजीवनी, इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया? किस राज्य के द्वारा? तो उत्तराखंड के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर आधारित चिकित्सा सेवा संजीवनी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अब तक हमने ड्रोन कैमरा को देखा होगा कि फोटोग्राफी, विवाह में वीडियोग्राफी के लिए यूज होता है, लेकिन अब जो है हरियाणा पुलिस जो है इसके माध्यम से आंसू गैस की तैनाती करेगी और आंसू गैस की तैनाती करने वाला, आंसू गैस का छिड़काव करने वाला जो पहला पुलिस यूनिट बन गया वो हरियाणा की पुलिस बन गई है। नेक्स्ट है हमारा ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024। देख सकते हैं कि इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है? तो चौथी बार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, असम के द्वारा जो है जादुई उपचार किया जाता है उस पर रोकथाम लगाने के लिए एक विधेयक लाया गया है। तो उसी कंटेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि जादुई उपचार पर रोकथाम के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जो है विधेयक लाया गया है? तो ये असम सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स BSB एक्सपो 2024 का सम्मेलन कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है इसमें पूछा जा सकता है, आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहाँ के नए राजा बने हैं किंग्स चार्ल्स III और इनके द्वारा पहले भारतीय हैं सुनील मित्तल जिन्हें कोई सम्मान दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किंग्स चार्ल्स III के द्वारा नाइटहुड की उपाधि सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सुनील मित्तल बन गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर हमने सिर्फ वो 100 क्वेश्चन को शामिल किया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, उसे आप ध्यानपूर्वक देखें और नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लुएंस। ये क्या है? तो पूछा जा सकता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पेट्रोलियम की खोज के लिए अर्थात तेल की खोज के लिए एक शो का ऑर्गेनाइज किया गया, उसका नाम दिया गया कन्फ्लुएंस, जिसका टैगलाइन है वेयर एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी कवरेज। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है और पहला वैश्विक रोड से है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है IIT गुवाहाटी ने एडुराडे के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया है? तो IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट और VVI है हमारा अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में सूचकांक जारी किया गया है। कौन जारी करता है? तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया है और यह इसका 12वां संस्करण है। अब देख लेते हैं कि इसमें शीर्ष में कौन से देश शामिल है। तो बताया जा रहा है कि शीर्ष 5 देश ऐसे हैं जिनके पास IP अधिकार सबसे ज़्यादा है। तो इसका रैंकिंग देख लेते हैं। तो रैंकिंग में देख सकते हैं आप कि टॉप 5 देश कौन कौन है। तो देख सकते हैं पहले स्थान पे USA है,
दूसरे स्थान पे यूके है, थर्ड स्थान पे फ्रांस है। 3 देश ही आप याद रखिएगा, चौथे में जर्मनी और 5वें में स्वीडन है। तो इससे ज़्यादा इन तीनों को याद रखिए। और भारत का स्थिति जब ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत का स्कोर 38.64 है और भारत का जो रैंक है 42 है। कुल 55 देशों के में भारत की स्थिति है। तो भारत की स्थिति भी अच्छी है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का रैंक क्या है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये WTO की मीटिंग से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि WTO की 13वां है मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, तो ये अबू धाबी में किया गया है। तो इससे पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये अबू धाबी में किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत ने इस बैठक में पब्लिक स्टेक होल्डिंग से संबंधित जो समस्या है उस चीज़ को अस्थायी समाधान के लिए अप्लाई किया है, जो 11 वर्षों से लटका हुआ था। और इस बैठक में बताया जा रहा है कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को भी WTO में शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है। ऐसी बातें चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, जिस प्रकार के फोर्ब्स के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन का लिस्ट जारी किया जाता है, उसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा 100 शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट जारी की गई है। तो देख लेते हैं इनमें कौन शामिल है। तो सबसे नंबर 1 पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे गृह मंत्री हैं। थर्ड स्थान पे है RSS के मोहन भागवत। और चौथे स्थान पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत के हैं DY चंद्रचूड़। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टॉप 3 कौन कौन है बताइए, तो आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 8th एशिया आर्थिक संवाद 2024। आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम क्या है, तो परिवर्तन के युग में भू आर्थिक चुनौतियाँ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 8th आर्थिक एशिया संवाद 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये पुणे में किया गया। और इसका थीम क्या है, तो परिवर्तन के युग में भू आर्थिक चुनौतियाँ। इसमें 11 देश शामिल थे और इसमें 12 सूत्र पे फोकस किया गया है, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे भू अर्थशास्त्र में महिलाओं की भूमिका, AI एंड सूचना प्रौद्योगिकी में भारत और डिजिटल कूटनीति, इन सब पे फोकस किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है दुर्गा 2 से रिलेटेड। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या है, तो एक लेजर हथियार है और इसका फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे है। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा इसे तैयार किया गया है और एक लेजर हथियार है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गिद्ध से रिलेटेड है, GIDH ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 ने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर दिया। उसके बाद से जो 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता किया था वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ, तो भारत ने डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए पहल लाया था, उसी को गिद्ध का नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन है, तो जयसिंथा कल्याण। ये जयसिंथा कल्याण जो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेट लेवल का है। राधा रतूरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, तो पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है हमारा, उससे भी VVI है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, तो जस्टिस ऋतु बहादुर। ये बहुत ही VVI है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये हाई कोर्ट की बात है और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस ऋतु बहादुर। नेक्स्ट है हमारा रायसीना डायलॉग। इससे प्रश्न भी पिछले वर्ष पूछे गए हैं BPSC के द्वारा और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो यह इसका 9वां संस्करण है। रायसीना डायलॉग हमेशा जो होता है नई दिल्ली में ही होता है। प्रधानमंत्री जिसमें शामिल होते हैं और किसी न किसी विदेशी देश का यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल होते। तो इस वर्ष जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्योरिकोस मित्सोटाकिस। इससे पूछा जा सकता है आपको डायरेक्टली कि रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, आप याद रखिएगा, क्योरिकोस मित्सोटाकिस। और थीम जो है वर्ष 2024 का ये था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग तमिलनाडु में लॉन्च किया जाएगा। तो पूछा जाएगा किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा, तो तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित है।
इसमें पूछा जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2024 की जो इस बार की थीम थी वह था विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, यानी विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का है, प्रश्न में भी पूछा जाएगा। तो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक, अर्थात वर्ष 2047 में जो है भारत को विकसित होने का लक्ष्य रखा है। और इस वक्त जो थीम दिया गया है विकसित भारत के लिए हमको कैसा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो स्वदेशी टेक्नोलॉजी चाहिए। इसको मनाया क्यों जाता है, तो बताया जाता है कि सर सीवी रमन को इसी दिन रमन प्रभाव की खोज किया गया था उनके द्वारा, इसीलिए उन्हें इस दिन मनाया जाता है। और 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप सभी को पता होगा कि इसरो का अब तक एक ही जो हेड क्वार्टर है या मेन जहाँ से लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से, अब इसरो जो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु में बना रहा है। तब पूछा जा सकता है कि इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चुनाव से संबंधित मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। ये चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया, लेकिन इसमें साथ कौन दिया, शिक्षा मंत्रालय दिया है। तब से पूछा जा सकता है किसके साथ, तो शिक्षा मंत्रालय चुनाव आयोग के साथ मिलकर चलाया। नेक्स्ट जो VVI है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, इससे डायरेक्टली प्रश्न यही आ सकता है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया। और इसका थीम क्या है, तो एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की हो। तो ये दोनों पॉइंट अभी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो VVI है विश्व सरकार सम्मेलन 2024, विश्व सरकार सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। और यह इसका कैमा संस्करण था, तो 11वां संस्करण था। इसका थीम क्या, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या था, तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसमें शिरकत की थी। और बताया जा रहा है कि इसी सम्मेलन में 9th गेटवे गोवटेक पुरस्कार जो किसको मिला है, तो भारत का एक प्रोजेक्ट है आई रास्ते प्रोजेक्ट है, उसे 9वां गोवटेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में यहाँ स्थापित की गई है। और ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो निर्माता कौन है, तो आरोहण संस्थान है लखनऊ का, उसके द्वारा निर्माण किया गया है। और यह बताया जा रहा है कि इसमें विक्रम संवत पंचांग भी शामिल है। और इसका नाम बताया जा रहा है कि इससे रिलेटेड एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी नाम भी दिया गया इसका। नेक्स्ट है सुदर्शन सेतु, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, और यह कैसा ब्रिज है, एक सिग्नेचर ब्रिज है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कौन सा है, तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु, जो कि गुजरात में है। और ये कनेक्ट करेगा द्वारका इसका बेहद द्वारका से। और इसकी लंबाई होगी 2.32 किलोमीटर, या 4 लेन ब्रिज होगा। और गुजरात का पहला समुद्री मार्ग ये है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल भारत टेक्स 2024, ये वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, किसके द्वारा, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसमें फोकस किया गया 4 टी पे, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो 1 लाइनर है, बहुत ही VVI ऐप से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो उड़ीसा के संबलपुर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि IIT गुवाहाटी के द्वारा भारत की सबसे बड़ी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है वैश्विक दलहन सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा, नाफेड और GPC के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2027 तक भारत को दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट एक पहल है जो पूछा जा सकता है कि संगम डिजिटल ट्विन पहल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जरूर याद होना चाहिए, बाकी का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना आपसे पूछा जा सकता है कि संगम डिजिटल ट्विन पहल जो चर्चा में था किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, किस विभाग के द्वारा, तो ये चलाया गया दूरसंचार विभाग के द्वारा। देख लेते इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य है कि जितने भी उद्योग क्षेत्र, जितने भी इंडस्ट्री है माने जाने, उनको एक मंच पे लाकर क्या करना है, सभी को हितधारकों को साझा करना है और उसको जो है डिजिटली बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना कहाँ पे किया गया, तो विशाखापट्टनम में। ये VVI आपसे निश्चित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना कहाँ पे किया गया, तो विशाखापट्टनम। दोस्तों अब तक हमने फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स को डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। बाकी के 50 करंट अफेयर्स को हम लोग भी डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों इस मंथली करंट अफेयर्स में हमने 100 इम्पॉर्टेंट वैसे ही क्वेश्चन को रखे जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको ज़रूर इसका लाभ होगा।
दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक्स करें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लगभग 40 से 45 मिनट के अंतर्गत में फरवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर्स जो है VVI आपको कहीं भी देख सकते हैं और भी चैनल पे जाकर, लेकिन इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी फरवरी मंथ के उस सबको हमने इस यूट्यूब चैनल पे कवर करा दिया है मात्र 40 से 45 मिनट पे। तो एक बार आप इसे ज़रूर देखा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा 51 आर्टिकल है। ये बोला जा रहा है कि देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भारत शिक्षा मंत्रालय किसके साथ किसके साथ समझौता किया था? फीफा के साथ। आप जान रहे होंगे कि फीफा की जब रैंकिंग होती है तो भारत का रैंकिंग हमेशा 100+ या 100 या 102 के आसपास रहता है। तो इसी स्थिति को बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग किसके साथ समझौता किया था? फीफा के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये बहुत ही VVI है, पूछा जा सकता है कि 14वां कॉप, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पे 14वां कॉप का आयोजन कहाँ पे किया गया? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। आपसे डायरेक्टली यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि 14th कॉप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसका थीम क्या है? थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं होता, नेचर नोज नो बॉर्डर। इसका उद्देश्य है कि मौजूदा आबादी बनाए और प्रवास संबंधी बाधाओं को हटाकर प्रवासी प्रजातियों के बीच संपर्क को बेहतर करना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि उड़ीसा राज्य ने गुप्तेश्वर वन विभाग को राज्य जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तब से पूछा जा सकता है कि गुप्तेश्वर वन विभाग को अभी में हाल ही में जैव विविधता स्थल घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा सरकार। या किस राज्य सरकार के द्वारा पहल किया गया? तो उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, आप सभी को पता होगा कि भारत के कुश्ती संघ पे जो है वो सस्पेंशन लगा हुआ था, लेकिन अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है इस सस्पेंशन को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो नियुक्ति से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? और भारत के लिए भी थे, किसे? सचिन जैन को। तो सचिन जैन को जो है भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है, भी रैकेट इंस्टीट्यूट के द्वारा एक लॉन्च किया गया है, लोगों को विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने के लिए हार्पिक लोकेटर लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है कि हार्पिक लोकेटर किसके द्वारा? तो रैकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये महिलाओं को शौचालय को ढूंढने में आसानी मदद करेगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यह मिशन ऐसा है जो विश्व का पहला मिशन होगा जो चंद्रमा पे क्या करेगा? निजी लैंडर लॉन्च करेगा। और उस निजी लैंडर का क्या नाम होगा? तो OCDS होगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इंट्यूटिव मशीन्स या नोवा-सी ये लॉन्च किया गया SpaceX के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि IM-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नोवा-सी। तो ये SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका जो लैंडर है उस लैंडर का नाम है OCDS। अगर ये सफल हो गया तो बताया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला निजी मून लैंडर मिशन होगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य का एक अलबामा स्टेट्स है, प्रांत है वहाँ का, जो किसी दोषी को मृत्युदंड देने के लिए क्या प्रयोग किया? तो नाइट्रोजन हाइपोक्सिया का प्रयोग किया। तो पूछा जा सकता है कौन किया? तो अलबामा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, आप बहुत जान रहे हो कि बहुत ही महान विभूति हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। वर्ष 2024 में उनकी 200वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश म्यांमार के साथ जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था होता है उसको खत्म कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है और यह मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि WHO ने भी हाल ही में किसको मलेरिया मुक्त किया है? तो केप वर्डे को किया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया और इसके बारे में डिटेल्स वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बना गया है, रामसार स्थल से संबंधित। और रामसार स्थल के बारे में बताया जा रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी अवसर पे भारत में बताया जा रहा है कि 5 नए रामसार स्थल को शामिल किया गया और इससे पहले कितने थे रामसार स्थल? 75 थे और 5 और शामिल करके भारत में कितने हो गए? तो टोटल 80 रामसार स्थल हो गए। तो इन बात के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल डिटेल्स में वीडियो बनाया गया, आप उसको डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि 5 स्थल जो शामिल किए गए, इनमें से 5 में से 3 जो स्थल हैं वो कर्नाटक से संबंधित है और 2 स्थल तमिलनाडु से संबंधित है। तो देख लेते हैं 3 स्थल कौन है कर्नाटक से। तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हैं, आम AAM, अंकसमुद्र, अघनाशिनी और मकदी कैरे संरक्षण, ये कर्नाटक से है। और जो 2 है वो तमिलनाडु से संबंधित है,
क्राइवेट्टी और लॉन्गवुड 16 रिजर्व। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है, चाहे तो जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का आर्टिकल जारी किया गया कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टॉप किए हैं और उन्हें कितना वोटिंग मिला है, तो 78% वोटिंग मिला। तब से पूछा जा सकता है कि इनका वोटिंग परसेंटेज कितना था, 78%। दूसरे स्थान पे भी आप देख सकते हैं मैनुअल लॉपेज और थर्ड स्थान पे जेवियर माइली। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को जो भारतीय प्रधानमंत्री उन्हें 78% वोटिंग मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर कौन है जो भारतीय मूल के, तो वरुण घोष इनका नाम है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 65 नंबर। ये पूछा जा रहा है कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत जीता है। और किसको हराया है, थाईलैंड को हराया है। पहली बार भारत जीता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप। ये बताया जा रहा है कि 2024 का विजेता कौन है। तो इसका विजेता संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है, भारत और बांग्लादेश दोनों को दिया गया। 11-11 उन लोगों को गोल किए थे, इसलिए जो है विजेता जो क्या है दोनों को दिया गया है, दोनों को, भारत और बांग्लादेश संयुक्त विजेता। आपसे पूछा जाए विजेता कौन है, तो संयुक्त विजेता भारत और बांग्लादेश दोनों। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट लॉन्च किया गया, उसका नाम है होमोसेप एटम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अभीम। आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कितना न्यूज में उसी से संबंधित है कि इसका जो नाम चेंज कर जो है अभीम कर दिया गया, उसी के बारे में इंपॉर्टेंट था और कुछ खास इसके बारे में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं आर्टिकल। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 में जो हुआ था, जिसका थीम हम लोग डिस्कस किए थे कि भविष्य में विश्व सरकारों को आकार देना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसका आयोजन दुबई में हुआ और यहीं पे जो है दुबई ने विश्व की पहली एयर टैक्सी लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि फरवरी मंथ में बहुत ही चर्चा में था कि अब एग्जाम में चीटिंग करते हुए कोई पकड़ाएगा तो उसे सज़ा मिलेगी, और कोई इंस्टीट्यूट इसमें भाग ले रहा है परीक्षा नकल करते हुए या क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो उसी से संबंधित एक विधेयक लाया गया। तो उस विधेयक का पूरा नाम आप जान सकते हैं, पूछा जा सकता है कि पूरा नाम क्या है, तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में। इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना। इसमें सज़ा का प्रावधान बताया जा रहा है कि मिनिमम जो आपको सज़ा दिया जाएगा 3 से 5 साल का सज़ा और 10 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। यदि जिस इंस्टीट्यूट में एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है अगर वो इसमें संलिप्त है तो 1 करोड़ रुपये की उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि अब तक भारत में 8 क्लासिकल लैंग्वेज है और भारत सरकार के द्वारा अभी जो है 9वें क्लासिकल लैंग्वेज को मंजूरी दी गई है। तब से पूछा जा सकता है कि वो 9वीं भाषा कौन है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो वो है फारसी। तो फारसी भाषा को जो है 9वें शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये रोहन बोपन्ना है और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं और ये मिक्स्ड डबल जीते थे मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर। इसके बारे में भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समान नागरिक संहिता से संबंधित यूसीसी, जो आर्टिकल 44 से संबंधित है, जो कि गोवा में लागू है। लेकिन अब इस दिशा में उत्तराखंड सरकार के द्वारा तथा भारत के कई राज्यों के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जो इस दिशा में विधेयक लाया है और इस दिशा से संबंधित कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो उत्तराखंड। तब से पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला या ऐसा कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, निश्चित ही आपको एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है, तो यह है फ्रांस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेंगेन वीज़ा कौन जारी किया, तो फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर आर्टिकल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024। दोस्तों बिम्स्टेक संगठन के बारे में आपने जाना होगा और बिम्स्टेक को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया और पहली बार किया गया और ये भारत सरकार की पहल पे ही किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 6 से 9 फरवरी 2024 में। पूछा जा सकता है कि इसका कई श्रेणी में खेल आयोजित किया गया था। इसमें ओवरऑल ट्रॉफी जो कौन जीता है, तो भारत सरकार जीता है, भारत ने जीता है और कुल 19 पदक जीते हैं।
स्वर्ण पदक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के ओवरऑल ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो भारत कुल 19 पदक के साथ। इसमें पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ तैराक कौन थे, तो भारत के थे हर्ष सोराहा, जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि हर्ष सोराहा 3 पदक जिनके सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। वहीं महिला तैराक के बारे में पूछा जाए तो ये है मारिया एंड्रेल्डो, ये थाईलैंड की हैं, 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीती हैं, अर्थात 4 पदक जीती हैं। वहीं नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि महिला वाटर पोलो का खिताब किसने जीता है, तो ये थाईलैंड ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स, कोच्चि हवाई अड्डा ने पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो BPCL के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है NTPC के द्वारा भारत के सबसे बड़े हाइड्रोजन पेट्रोलियम प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये जिंदल स्टेनलेस स्टील के द्वारा कहाँ पे किया जाता है, हरियाणा के हिसार में किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये हरियाणा के हिसार में किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है, तो जिंदल स्टील लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जिगरथंडा। पूछा जा सकता है कि जिगरथंडा क्या है, तो बताया जा रहा है कि भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो IIT कानपुर के द्वारा किया गया। तो ये जिगरथंडा क्या है, तो भारत का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सारथी पोर्टल। आपसे पूछा जा सकता है कि सारथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो ये है फसल बीमा से संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए लॉन्च किया गया है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और कृषि रक्षक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसका कोड है 14447। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और जलवायु प्रभावों की भविष्यवाणी के लिए भारत का पहला पृथ्वी मॉडल विकसित किया है। पूछ सकता है कि भारत का पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन है, तो यह है ग्रीस। आपसे निश्चित प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाएंगे और पूछे ही जाते रहे एग्जाम्स में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी एशियाई देश कौन है, तो यह है ग्रीस है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये इम्पॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक लॉन्च किया। तब से पूछा जा सकता है कि पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है, आपको देख सकते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो अंतरिम बजट से संबंधित है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अंतरिम बजट 2024 का जो मेन लक्ष्य है, बताया जा रहा है कि भारत को विकसित बनाना है। और कब तक बनाना है, तो वर्ष 2047 तक, अर्थात जिस दिन आज़ादी के 100 वर्ष जब पूरेंगे उस वक्त तक भारत को क्या कर जाना है, विकासशील की स्थिति से चेंज होकर हमें विकसित बन जाना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हैं कि सामाजिक न्याय हेतु अंतरिम बजट में 4 पहलुओं पे फोकस किया गया। तो पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय हेतु अंतरिम बजट पे कितनी पहलुओं पे फोकस किया, तो ये 4 है। और इस 4 जो फोकस किया उसको ज्ञान नाम दिया गया है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ज्ञान क्या है, तो G का मतलब होता है गरीब, A का मतलब होता है Y का मतलब होता है युवा, A का मतलब होता है अन्नदाता और N का मतलब होता है नारी। तो इस पॉइंट को याद रखिए। ज्ञान का तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ये 4 पहलू हैं जो सामाजिक न्याय को फोकस करने की बात की गई। वहीं जो अंतरिम बजट उसमें राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया, अनुमान लगाया गया 2024-25 के लिए, वो है GSDP का 5.1% और कुल व्यय जो किए जाएंगे वो किया जाएगा 47,65,67,68 करोड़ रुपए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं राजकोषीय घाटा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो संशोधित किया गया है 2023-24 के लिए कितना है, तो 5.8 होने का अनुमान है। और इससे रिलेटेड अंतरिम बजट से रिलेटेड सबसे VVI प्रश्न है कि सर्वाधिक आवंटन किस विभाग को या किस मंत्रालय को दिया गया, तो ये है हमारा रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ दिया गया है। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरिम बजट में सबसे ज़्यादा किस
मंत्रालय को राशि दिया गया, तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़। IMF के अनुसार IMF बताया कि भारत जो है 2027 तक जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बजट में ही अंतरिम बजट में लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक जो है कोयला को जो है गैस में बदलकर फ्यूल बना लेंगे, इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है हमारा एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो है एक्सरसाइज मिलान, जो कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में, और यह इसका कहना है तो 12th संस्करण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिलान का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया और नौसैनिक अभ्यास है। इसमें 51 देश शामिल हुए हैं और भारत से जो शामिल हुआ है वो है INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य और INS चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, आप सभी को पता होगा GSLV के बारे में। तो बताया जा रहा है कि GSLV का जो नाम पहले था वो था नॉटी बॉय, अब इसे बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय रख दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि GSLV का नया नाम क्या है, तो डिसिप्लिन्ड बॉय है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि रूसी अंतरिक्ष यात्री कहाँ के, तो रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोंगो। क्या नाम है इनका, ओलेग कोनोंगो। ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक, कितने दिनों तक, 879 दिन। इससे पहले का रिकॉर्ड था 878 दिन, तो इसको तोड़ दिए हैं और अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं ओलेग कोनोंगो। ये रूस के हैं और इनका लक्ष्य है कि हम जो है 1000 दिन तक रखें, और ये 1000 दिन कब पूरा हो जाएगा इनका, तो जून में पूरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीकी देश मेडागास्कर ने बलात्कारियों को सर्जरी और रसायन के द्वारा नपुंसक बनाने का बिल पारित किया गया है। नेक्स्ट है CVD, समुद्री शैवाल कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये गुजरात में किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि CVD सम्मेलन जो कृषि में समुद्री शैवाल को बढ़ावा देना है, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे किया, तो गुजरात के कोटेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है इसका, सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर, इससे सम्मानित किया गया शशि थरूर को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया शशि थरूर को। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, सिक्किम में रेलवे स्टेशन का भी आधारशिला रखा गया था। सिक्किम का पहले रेलवे स्टेशन विकास किया गया और उसका नाम है रंगपो स्टेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन है, तो यह है रंगपो स्टेशन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये है अफ्रीकी संघ का 37वें शिखर सम्मेलन से संबंधित। पूछा जा सकता है कि अफ्रीकी संघ का 37वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है अदीस अबाबा में, जो कि इथोपिया में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप निश्चित रख सकते हैं कि प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि BPSC के द्वारा जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अफ्रीकी संघ का जो 37वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो अदीस अबाबा में किया गया, इथोपिया में किया गया है। और वर्ष 2024 के लिए जो इसका थीम है, आप याद रखिएगा, पूछे जा सकता है 21वीं सदी के लिए शिक्षित और कौशल अफ्रीका। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सम्मेलन क्या था और इसका थीम क्या था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ थोड़ा कुछ क्वेश्चन ब्लर आ रहा होगा, तो ऐसी क्वालिटी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बोल दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो इतना थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा आर्टिकल्स क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन है, तो फिलीपींस है। तो बहुत ही VVI है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन को अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन है, तो फिलीपींस है। दोस्तों यहाँ ब्लड है, इसलिए मैं 1 से 2 बार कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को बोल दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना आए। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल्स, जो एक बुक से रिलेटेड है। पूछा जा सकता है कि बुक के राइटर कौन है, BPSC की तरफ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं बुक एंड ऑथर से। तो बुक का नाम है कश्मीर ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। इसके राइटर कौन है, रमेश भट्टाचार्य। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो पूरा नाम की जगह आप शॉर्ट नाम याद रखें कश्मीर, और इसके राइटर है रमेश भट्टाचार्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024, ब्लड है इसलिए मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का विजेता कौन है, तो इसका विजेता है नीदरलैंड और पहली बार जीता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकते हो, इसलिए भी पूछा सकता है क्योंकि इसमें भारत को हार मिली है। फाइनल में भारत हार गया था, नीदरलैंड ने इसे हरा दिया था। तो पूछा जा सकता है कि FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का विजेता कौन है, तो नीदरलैंड है और पहली बार जीता और किसको हराया, तो भारत को हराया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ,
तो मस्कट ओमान में किया गया। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जो जीता है ये पोलैंड की है, मार्ता कुचार्स्का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहले जारी किया जाता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यूज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पे आप सभी को पता होगा कि वह बंद हो गया। उसी के स्थान पे WB के द्वारा अर्थात विश्व बैंक के द्वारा एक इंडेक्स लाया गया, इसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। और इसका रैंकिंग जो जारी किया गया उसमें पहले स्थान पे है सिंगापुर, दूसरे स्थान पे है फिनलैंड। भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में कुल 139 देश को शामिल किया गया, जिसमें भारत का रैंक है 38। और भारत का 2018 में जो रैंक था वो कितना था, 44 था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, तो 38 है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही VVI है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये 98 नंबर क्वेश्चन है। यह है विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। और इसका उद्देश्य है रक्षा तकनीक की प्रगति पे प्रकाश डालना। दोस्तों अब 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का साथ शेयर करें, लाइक्स करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल के द्वारा जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है वो बहुत ही बेहतर क्वालिटी का होता है। आप उसे देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मेरा चैनल इसलिए नहीं, आप उसे देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है, साथ ही सेक्शनल करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के लिए जो 70वीं BPSC और जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम होंगे वहाँ पे बिहार के मंथली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया जाता है, साथ ही डेली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कराया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंडेक्स को अब तक हमने डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट डेट को भी डिस्कस कर लिया है, पर्सन इन न्यूज़ को भी डिस्कस किया है, सभी चीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया। आप एक बार ज़रूर जाकर देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आता है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा 99 नंबर क्वेश्चन है। चीन ने अंटार्कटिका का अध्ययन करने के लिए क्विनलिंग स्टेशन को लॉन्च किया। तो पूछा जा सकता है कि क्विनलिंग स्टेशन किससे संबंधित है, तो अंटार्कटिका पे स्थापित करेगा किसके द्वारा, चीन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है कि राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं, तो ये है विमान प्रसाद। ये फिजी के डिप्टी PM है। तो आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार के प्रश्न कि राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है, तो ये हो जाएंगे विमान प्रसाद। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि 40 से 45 मिनट में आपको फरवरी मंथ के हम लोग 100 VVI करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आपको किसी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई जगहों से कितने बुक को खंगालने का इस चीज़ को तैयार किया गया है। तो आपको बहुत ही बेनिफिट इससे होने वाला है। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।